जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक छोटा सा काम करना चाह रहे हैं, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। एक जिस तरह लास्ट टाइम हम लोगों ने देखे थे फैक्टोरियल्स, ठीक है, याद होगा आप लोगों को, हमने फैक्टोरियल बनाया था। तो फैक्टोरियल हमने कहा था कि काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल होता है, इस वजह से फैक्टोरियल को हम प्रैक्टिस भी करते हैं, मैथमेटिक्स में काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से एक और नंबर है फिबोनाची नंबर्स, ठीक है। इसको आम तौर पे प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स में पढ़ाया जाता है, प्रोग्रामिंग के कोर्सेज में हम इसको पढ़ाते हैं, आगे डाटा स्ट्रक्चर्स में ये आता है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स में आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का ये प्रॉब्लम है। मैथमेटिकली इट्स वेरी सिंपल, लेकिन जब आप इसको कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं और जब आप इसको अच्छे तरीके से कोड करने की कोशिश करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म के मसाइल आते हैं, और उन मसाइल को हल करने में हम काफ़ी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो इस वजह से फिबोनाची नंबर जो हैं वो आमतौर पर करवाए जाते हैं। पहले है क्या फिबोनाची नंबर्स? वो है बेसिकली एक सीक्वेंस है। आप लोगों ने देखा है एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं उसके अंदर, जिस तरह हम मैथमेटिक्स में या मैट्रिक में एफएससी में, आई एम नॉट श्योर कि होते हैं कि नहीं होते, लेकिन वहाँ पे आपको एक सीक्वेंस दिया होता है तो आप कहते थे कि जी प्रिडिक्ट द नेक्स्ट नंबर, ठीक है। तो इस तरह सीक्वेंस के अंदर कोई पैटर्न होता है, और वो पैटर्न जो है वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब आप वो पैटर्न फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अगला नंबर क्या होगा। तो इस तरीके से फिबोनाची सीक्वेंस जो है, ये फिबोनाची नंबर जो है, ये भी एक सीक्वेंस बनाता है, ठीक है। और उस सीक्वेंस के अंदर एक खास किस्म का पैटर्न है, ठीक है। तो वो पैटर्न क्या है उसको देखें कि हमारे पास है, पहले 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 5 है, 8 है, 13, 21, ठीक है। ये सीक्वेंस अब बन रहा है। तो ये सीक्वेंस बेसिकली किस तरीके से बन रहा है कि आपके पास जो भी नंबर है वो पिछले दो नंबर्स का सम है, ठीक है। सिंपल अल्फाज में पिछले जो दो नंबर्स गुजरे हैं उनका सम है ये। तो 1 जो है वो सम है, पीछे एक 0 है, और ये 1, 0 और 1 पहले दो जो हैं ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो 0 1, इसको बेसिक यूं लिख लें, ठीक है। इसका खास वजह से 0 नहीं लिखा था, लेकिन बाहर यहाँ पे फिलहाल 0 लिख लें कि ये 0 और 1 जो है पहले दो ये फिक्स्ड है, ठीक है। उसके बाद ये 1 जो है दिस इज द सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर्स, तो 0 + 1, ठीक है। फिर ये 2 जो है दिस इज द सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स, 1 + 1। ये 3 जो है दिस इज द सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स, ये 5 द सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स, और इस तरीके से पूरी चीज़ आगे चलती है, ठीक है जी। तो सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स, बस ये फिबोनाची नंबर्स का जब सीक्वेंस आप बनाते हैं तो उसकी डेफिनेशन बनती है, ठीक है। इसमें अब अगर आप कहें कि यहाँ से आप बात शुरू कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि दिस इज द 0th फिबोनाची नंबर। तो फिब अगर फंक्शन है जिसको आप नंबर भेजेंगे और ये आपको बताएगा कि सीक्वेंस में से कौन से नंबर के ऊपर आपको रिजल्ट चाहिए। मिसाल के तौर पे 0 1 2 3 4 5, अगर आप इसको कहेंगे फिब ऑफ 5 तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? 5। अगर आप इसको कहेंगे फिब ऑफ 4 तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? 3। समझ आ रही बात की? अगर आप इसको कहेंगे फिब ऑफ 0 तो ये आपको क्या रिटर्न करे? 0। फिब ऑफ 1 तो ये आपको रिटर्न करे 1। फिब ऑफ 2 ये आपको रिटर्न करे 1। फिब ऑफ 3 आपको रिटर्न करे 2, ठीक है। तो प्रॉब्लम समझ आ गई कि प्रॉब्लम क्या है। तो एक है फिबोनाची सीक्वेंस, ये पूरा सीक्वेंस है, और एक है फिबोनाची नंबर के सीक्वेंस में से किसी एक जगह पे आप उसको कहें कि इस जगह पे क्या नंबर होगा, तो वो जगह आपको बताए कि इस जगह पे ये नंबर है, ठीक है जी। तो हम जो फंक्शन बनाना चाह रहे हैं वो फिबोनाची नंबर का बनाना चाह रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम इसको कहेंगे कि लेट्स से 0 1 2 3 4 5 6 7, फिब ऑफ 7 मुझे रिटर्न करो तो इट शुड रिटर्न 13। सही है जी, समझ आ रही बात की? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं इस काम को करने के, लेकिन पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी देखें कि मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है इसकी। मैथमेटिकल डेफिनेशन इस तरह है कि फिब ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें, अब ये सिंगल इक्वल टू लिखा हुआ है क्योंकि मैथमेटिक्स में डबल इक्वल टू का कॉन्सेप्ट नहीं है। डबल सिंगल इक्वल टू का मतलब है कि फिब ऑफ 0 बराबर होता है हमेशा 0 के पास। ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का कोड नहीं है, ये मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है। फर्क समझ आ रही है ना? कॉन्टेक्स्ट की वजह से जो चीज़ें लिखी होती हैं उनका मतलब फ़र्क हो जाता है। फिब ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि हम डिफाइन कर रहे हैं कि फिब ऑफ 0 हमेशा 0 के बराबर होता है। इसमें ना हम उससे पूछ रहे हैं और ना हम असाइनमेंट कर रहे हैं, ये डिफाइन किया जा रहा है कि फिब ऑफ 0 0 के बराबर होता है, ठीक है जी। कभी कभी प्रोग्रामिंग की टेक्स्ट बुक्स में यही चीज़ लिखी हुई आपको नजर आती है इस तरीके से, कोलन इज इक्वल टू, ठीक है। सिर्फ शक्ल आपको बता रहा हूँ कि जब डिफाइन किया जाता है तो कभी कभी कोलन इज इक्वल टू करके लिखा जाता है। आप लोगों ने जो ग्रेड्स वाली असाइनमेंट की थी उसमें आप लोगों ने एक एरो देखा था, ठीक है। वो एरो जो था वो असाइनमेंट ऑपरेटर था, जबकि हम असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं। तो सिंबल्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन सेमेंटिक्स का आपको समझ आने चाहिए कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है जो कि मैथमेटिक्स में आमतौर पर डिक्लेरेटिव नॉलेज देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। √36 इज इक्वल टू 6, बस वो डिफाइन कर दिया गया, सही है जी। इस तरीके से आप सिंगल इक्वल टू के जरिए से भी डिफाइन कर सकते हैं और कोलन इक्वल टू के जरिए से भी डिफाइन कर सकते हैं, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। लेकिन सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी चाहिए कि जो आपको बात बताई जा रही है वो कौन से मकसद के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है जी, ये क्लियर है।
तो फिब ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 हमने डिफाइन कर दिया, फिब ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ये हमने डिफाइन कर दिया। और फिर हमने कहा कि इसके अलावा 0 और 1 के अलावा आप जो भी इसको नंबर भेजेंगे, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, अपने से पिछले फिब के बराबर प्लस उससे पिछले फिब के सम के बराबर, ठीक है। द सम ऑफ द प्रीवियस नंबर, जो सीक्वेंस में पिछला वाला नंबर था, और उससे पिछला, यानी कि पिछले दो नंबर जो हमारे पास आए हैं उनका सम करके हम ये नया नंबर बनाएंगे। तो अगर हम कहेंगे फिब ऑफ 2 यहां पे, तो 0 1 2, तो फिब ऑफ 2 इज इक्वल टू फिब ऑफ 1 प्लस फिब ऑफ 0, ठीक है। अगर फिब ऑफ 3 हम कहें तो 0 1 2 3, फिब ऑफ 3 इज इक्वल टू फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1, ठीक है जी, क्लियर है, समझ आ रही है बात की जी। तो ये अब हमारे पास ये इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। हम लोगों ने जब फिबोनाची नंबर्स पढ़े थे, ये डेफिनेशन क्लियर है जी, मसला तो नहीं है इसमें। हम लोगों ने जब फिबोनाची नंबर्स पढ़े थे तो बस हमने यहीं तक पढ़े थे, और बड़े अरसे तक हम यही समझते रहे कि बस ठीक है एक सीक्वेंस है, होता होगा कहीं पे इस्तेमाल। लेकिन इसका मैं वैसे ही एक 2 मिनट लेके आप लोगों को इसका मकसद बताना चाहता हूँ कि वाकईतन ये बहुत जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अगेन इसका हमारे कंटेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक नंबर का सीक्वेंस हम पढ़ रहे हैं तो फैक्टोरियल तो आप लोगों ने देखा हुआ है, फिबोनाची आपने शायद कभी ना देखा हो इस्तेमाल होते हुए अभी तक, ठीक है। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ इस्तेमाल होता है। ये देखें फिबोनाची नंबर्स को अगर आप इनके जो एरियाज हैं अगर आप उनसे प्लॉट करें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये वाला जो स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, दिस इज 34, इसका जो एरिया है वो 34 है, ठीक है। इसका एरिया 21 है, इसका एरिया 13 है, इसका एरिया 8 है, इसका 5 है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप प्लॉट करें तो आपके पास इस तरह की एक शेप बनती है। सबसे छोटा जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1 1, अगर नजर आ रहा हो तो, नहीं आ रहा तो मैं बोलता हूँ, 1 1 2 3 5 8 13 21 34, और इसके आगे आएगा फिर, यानी लिखा हुआ देख लेंगे थोड़ी देर बाद, कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे क्या होगा 34 प्लस 21 तो 55, ठीक है। देखें आपको देख के भी नजर आएगा कि ये साइड जो है ये लेंथ है, सॉरी ये एरिया नहीं है, इसकी लेंथ है, अच्छा सॉरी ये लेंथ है, अच्छा इसकी एक साइड की लेंथ है। तो ये 34 प्लस 21, तो अगला जो डब्बा आएगा वो पिछले दो के सम के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ हम मिलाएंगे ना, और स्क्वायर है तो वो उसके बराबर होगा। फिर जो अगला आएगा वो इसके 55 प्लस 34 के बराबर होगा, ठीक है जी, समझ आ रही बात की कुछ। तो बहरहाल ये शेप इससे बनती है। अब अगर आप इनके सारे एजेस को अगर इस तरीके से आपस में मिलाएं तो ये एक स्पाइरल सा बन जाता है, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये तो वैसी फालतू चीज़ है जैसा कि फिबोनाची नंबर्स हमारे पास, ये फिबोनाची सीक्वेंस फालतू था। इस स्पाइरल को कहा जाता है गोल्डन स्पाइरल। ये बहुत ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल होता है। एक आध दो एग्जांपल आपको बताता हूँ जो हमारे कंप्यूटर साइंस के साथ एक सेंस में रेलेवेंट हैं। फोटोग्राफी में एक बाकायदा थ्योरी है कि आप सब्जेक्ट उस चीज़ को कहते हैं जिसके ऊपर आप फोकस रखना चाहते हैं। आप किसी चीज़ की तस्वीर खींच रहे हैं ना, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर फोकस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई पोर्ट्रेट खींच रहे हैं तो आप चाहते हैं कि बंदे के ऊपर फोकस हो। अगर आप कोई सीनरी की तस्वीर खींच रहे हैं तो कभी आप चाहते हैं कि इस दरख्त के ऊपर फोकस हो, कभी आप चाहते हैं कि सूरज के ऊपर फोकस हो, कभी आप चाहते हैं इस बादल के ऊपर फोकस हो, कभी आप चाहते हैं कि यहाँ पे खास किस्म की लहर है उसके ऊपर फोकस हो, यहाँ पे खास किस्म का पत्थर है मैं वो दिखाना चाहता हूँ। आप कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं ना फोटोग्राफी से, ऐसे तो नहीं होता कि खड़प करके तस्वीर खींच लें जैसा कि आमतौर पर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो फोटोग्राफी में एक बाकायदा थ्योरी है कि आप फोकस कैसे एस्टैब्लिश करते हैं। एक तो कैमरे का फोकस होता है ना कि शार्प क्या चीज़ है, उसके अलावा एक होता है कि आई किधर ट्रैवल करती है। तो ये गोल्डन स्पाइरल इसको कहा जाता है। इस स्पाइरल की ये जो पूरी लाइन आपको नजर आ रही है इसके ऊपर आमतौर पे थ्रू एम्पेरिकल स्टडीज ये देखा गया है कि ह्यूमन आई जो है वो ट्रैवल करती है। तो अगर आपका ये जितना भी स्पाइरल बना हुआ है इसके अंदर किसी भी जगह पे अगर आपके पास वो ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस है जिसके ऊपर आप अटेंशन अपने व्यूअर की दिखाना चाहते हैं तो उसको वो तस्वीर अच्छी लगेगी। उसको पता नहीं चलेगा कि मुझे गोल्डन स्पाइरल की वजह से अच्छी लग रही है, लेकिन उसको वो तस्वीर ज़रा अच्छी लगेगी, ठीक है। तो ये गोल्डन स्पाइरल की आप फोटोग्राफी की उसके अंदर फिर तफसील से देख सकते हैं कि दिस इज अ वेरी यूजफुल टूल फॉर डिफाइनिंग वेयर योर सब्जेक्ट शुड बी, ठीक है। और स्पेशली इसके अंदर ये जो आई बनती है इसकी स्पाइरल जिस जगह पे आगे खत्म होता है इस जगह पे जो चीज़ होती है वहां पे डायरेक्ट इंसान की आंख का फोकस जाता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फोटोग्राफी है आप किसी सीनरी की तस्वीर खींच रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आए तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका है गोल्डन स्पाइरल। तो इसके अंदर ये जो जगह बन रही है यहाँ पे जो भी चीज़ होगी उसके ऊपर पहले आई का फोकस जाएगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट ऑफ अटेंशन जो है वो इस जगह पर है तो आपकी तस्वीर देखने वाले को वैसे ही अच्छी लगेगी, ठीक है। इसके ऊपर आप अगर नेट पे सर्च करें गोल्डन स्पाइरल फोटोग्राफी वगैरह तो आपको काफ़ी एग्जांपल्स इसकी मिलेंगी कि जो पुराने पेंटिंग्स वगैरह में पुराने ये जो ज़माने के जो पेंटर्स वगैरह थे, ठीक है, उनकी पेंटिंग्स के ऊपर लोगों ने फिर इस गोल्डन स्पाइरल को प्लेस किया है। तो जब प्लेस किया तो उनको पता चला कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन था वो इस जगह पे था। और भी चीज़ें हैं आपके पास, एक गोल्डन रेशियो है, ठीक है, वो भी इससे ही बनता है तकरीबन।
ठीक है, समझ आ रही बात की। तो फिबोनाची नंबर्स के जो पैटर्न जो बन रहा है उस पैटर्न के रियल वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैरेलल्स मौजूद हैं, ठीक है, और इसको हम बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। इसके सीखने की एक मोटिवेशन मैं आपको सिर्फ देना चाह रहा था कि हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है कि जी फैक्टोरियल तो इस्तेमाल होता है और फिबोनाची नंबर हम सिर्फ बस वैसे ही करते हैं। कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा रेलेवेंट इसकी जो एक और एग्जाम्पल है वो इसी को देख लें कि वही गोल्डन स्पाइरल जब उल्टा करके लगाया तो आपको ये पता चलता है कि जिन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करवाना चाहते हैं वो अगेन आप इस स्पाइरल की जो एंड है इसके ऊपर करेंगे प्लेस, ठीक है। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि इसके अंदर देखो एक तो जो बॉक्सेस स्प्लिट हुए हुए हैं उसके अंदर आप मुख्तलिफ कंटेंट प्लेस कर सकते हैं। तो आई जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे ट्रैवल करती है। ये HCI मेरा ख्याल है आपका 6ठे या 7वें सेमेस्टर में कोर्स आता है, वहाँ पे आप तफसील से सारी बातें पढ़ते हैं कि कंटेंट आप किस जगह पे प्लेस करें। अगर आपने कोई चीज़ सेल आउट करनी है तो आप उसका परचेज का बटन कहाँ पे करें कि यूज़र ज़्यादा लाइकली हो उसको क्लिक करने का। आप चाहते हैं ना कि वो परचेज के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, बाय के ऊपर वो क्लिक करें, तो आप बाय का बटन किस जगह पे रखें कि ज़्यादा चांसेस होंगे यूज़र के उसके ऊपर क्लिक करने के, ठीक है। तो वहाँ पर ये चीज़ काफ़ी इस्तेमाल होती है। इस तरह HCI के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे ये गोल्डन स्पायरल को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फोटोग्राफी और ये दोनों चूँकि मुझे पता था, वरना इसके और भी काफ़ी जगहों पे एप्लीकेशंस हैं। बायोलॉजी वगैरह में वहाँ पे इसके अपने चूँकि फिबोनाची नंबर्स को कहा जाता है देयर दी नेचर्स नंबर्स, ठीक है। तो नेचर के अंदर काफ़ी पैटर्न्स जो हैं आपको इस किस्म के नज़र आते हैं, ठीक है जी। तो सिर्फ यहाँ पे बताने का मकसद था कि इसके कोई ना कोई मकसद है, थोड़ा बहुत मोटिवेट करना था। आई नॉट श्योर कि मोटिवेट हुए कि नहीं हुए, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल है सही, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ इनका अभी सीक्वेंस निकालेंगे, जारी बात है हम ये यहाँ पे नहीं पढ़ना चाह रहे, लेकिन हम इनका सिर्फ सीक्वेंस देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रा वापस जाएँ दोबारा और देखें कि हमारे पास डेफिनेशन क्या थी। गौर से इसको देखें मैथमेटिकल डेफिनेशन को। फिब ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, फिब ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमने ये नतीजा अखज करना है अब कि भाई इसके लिए हम फंक्शन खुद कैसे लिखेंगे। ये तो डिक्लेरेटिव नॉलेज है ना, इस डिक्लेरेटिव नॉलेज से अब हम अपना एल्गोरिथम किस तरीके से लिखेंगे। तो यहां पे थोड़ा सा आपको बताता हूं कि अगर 0 और 1 के बराबर है आपके पास इनपुट, आपको एक इनपुट भेजा जाएगा ना, अगर वो इनपुट 0 और 1 के बराबर है या 0 है या 1 है तो इसका मतलब है कि हम वही नंबर वापस भेजेंगे। अगर 0 आया था तो 0 वापस, 1 आया था तो 1 वापस, 2 आया था तो फिर फैसला करना पड़ेगा। क्लियर है जी, ये बात समझ आ रही? अगर 0 इनपुट आया था तो 0 ही आउटपुट है, 1 इनपुट आया था तो 1 ही आउटपुट है, वरना क्या करना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है जी। इसी चीज को हम यहां पे देखते हैं, दो तरीके हैं इसको लिखने के। हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि इनपुट जो है दैट इज n, इफ n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1, तो फिर क्या करो, रिटर्न n कर दो। यहां तक क्लियर है जी? अगर 0 इनपुट आया था तो n में क्या होगा, 0, वो वापस भेज दो। अगर 1 इनपुट आया था तो n में क्या होगा, 1, वो वापस भेज दो, ठीक है। लेकिन इसी को लिखने का एक शॉर्ट तरीका जरा ये है कि इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो या आपके पास 0 आएगा या 1 आएगा, ठीक है। फिबोनाची के अंदर आप चूंकि सीक्वेंस है तो इसको आप फ्लोट्स नहीं भेज सकते, आप इसको इंटीजर्स ही भेजेंगे। तो अगर 0 आया है आपके पास तो 0 रिटर्न कर दो, अगर 1 आया है तो 1 रिटर्न कर दो, अगर 2 आया है तो फिर ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, फिर हम नीचे एल्स में आ जाएंगे। सही जी। तो 0 और 1 को लिखने का एक शॉर्ट तरीका ये है, अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन जरा हमने शॉर्ट करके लिख लिया, वरना मैथमेटिकल डेफिनेशन के ये ज्यादा करीब है थोड़ा सा, ठीक है। बेसिकली हम क्या करें कि जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसी को हम यहां पे लेके आ रहे हैं, तो इसके अंदर तो हमने अपना कोई दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, सही है। तो इसके अंदर गलती की चांसेस कम है। जब हमने इसको इस तरीके से कर दिया तो हो सकता है कि कोई गलती हो जाए, लेकिन इतना सिंपल है ये कि हम इसको काफी रिगरसली चेक हमने कर लिया कि भाई दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, 0 या 1, तो उनमें से कोई वैल्यू आएगी तो हम वही वैल्यू वापस भेज देंगे, ठीक है। अजम्पशन यहाँ पे ये है कि 0 से छोटी वैल्यू हमें नहीं भेजी जाएगी, ठीक है। अगर वो अजम्पशन आपने यहाँ पे हार्ड कोड करनी है तो ऊपर एक चेक लगाएंगे, इफ n इज लेस देन 0 तो रिटर्न नन, ठीक है, वो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर हम आगे बताते हैं। एल्स में अब हम आगे कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा कोई बड़ा नंबर आता है तो फिर क्या करोगे, तो फिर हम एल्स में आएंगे, और एल्स के अंदर हम सिंपली क्या कह रहे हैं, वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी जो कि हमारे पास पीछे डेफिनेशन थी कि फिब ऑफ n इज इक्वल टू फिब ऑफ n माइनस 1 प्लस n माइनस 2, ठीक है जी। तो ये आपके पास यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, फिब ऑफ n माइनस 1 प्लस फिब ऑफ n माइनस 2, इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा उन दोनों को आपस में ऐड करेगा, और जो रिजल्ट बनेगा वो ये वाला फंक्शन फिब ऑफ n जो है ये आउटपुट करेगा। तो अगर हमने इसको कहा फिब ऑफ 3 तो ये क्या आउटपुट करेगा, फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1। यही डेफिनेशन थी हमारी मैथमेटिकल, क्लियर है जी। तो जो मैथमेटिकल डेफिनेशन थी एज इट इज हमने उसको यहां पे कोड कर लिया। तो ये एक तरीका होता है मैथमेटिक्स को कंप्यूटर साइंस में लेके जाने का, ये आसान तरीका है इस सेंस में कि हमें मैथमेटिकल डेफिनेशन नजर आ रही थी, उसको एज इट इज हमने उठाया और हम यहाँ पे ले आए, और अब ये जो है आइडियली इसको ठीक काम करना चाहिए, ठीक है जी। नहीं समझ आई? देखिए यहां पे फिब की डेफिनेशन क्या है,
कि फिब ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, फिब ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। दैट इज क्लियर, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब हम कहते हैं कि फिब ऑफ n, यानी अगर आप इसको 0 और 1 के अलावा कोई और चीज अगर भेजें तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? दैट रिजल्ट शुड बी इक्वल टू फिब ऑफ n माइनस 1 प्लस फिब ऑफ n माइनस 2। इसका मतलब है कि अगर किसी भी जगह पे फिब ऑफ 3 लिखा हुआ है तो 0 1 2 3, तो दिस शुड इक्वल फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1। दीज बोथ आर द सेम एज 2। इनको ऐड कर ले तो क्या बनता है? 2। तो यहां पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए? 2। ठीक है, तो अगर आप फिब ऑफ 3 का है तो यहां पे लिखा हुआ आना चाहिए 2। ऐसी बात है। तो अगर आप इसको n भेजते हैं तो n से पिछला एक और उससे पिछला एक, इन दोनों का सम जो है दैट विल बी इक्वल टू दी फिब ऑफ n। ठीक है जी, इसको दोबारा देखें। यहां पे मैं रन करता हूं, इसको ट्यूटर में रन करते हैं तो फिर जरा समझ आएगा, लेकिन पहले यहां पे समझने की कोशिश करें कि अगर हमने इसको कहा फिब ऑफ 3 तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इससे तो हम डायरेक्ट बाहर आ गए। हम एल्स में पहुंचे, एल्स ने क्या कहा कि फिब ऑफ n माइनस 1, n में क्या चीज है? 3। ठीक है, तो फिब ऑफ n माइनस 1 हमें क्या रिटर्न करेगा? कैसे को छोड़ें, फिब ऑफ n माइनस 1 हमें रिटर्न क्या करेगा? फिब ऑफ 2। ठीक है, फिब ऑफ n माइनस 1 है ना, तो ये फिब ऑफ 2 होगा, और फिब ऑफ 2 इज 1, वो हमें पहले से पता है, बस ये आ जाएगा हमारे पास। कहां से आएगा के साथ हमारा फिलहाल कोई काम नहीं है। ठीक है, और फिब ऑफ n माइनस 2, यहां पे n की क्या वैल्यू है? 3, तो n माइनस 2 इज 1, फिब ऑफ 1 इज 1, तो 1 और 1 कितने हो गए? 2, तो रिटर्न हम यहां से क्या कर देंगे? 2। ठीक है जी, तो यहां पे आपने जो समझने की जरूरत है वो ये है कि जब आप फिब ऑफ n माइनस 1 को कॉल भिजवा रहे हैं तो आप यूं समझें कि भाई बस वो मुझे जवाब भिजवाएगा, बस वो उसका काम है। हमारा काम इस टाइम पे किस चीज के साथ है? फिब ऑफ 3 के साथ है। फिब ऑफ 3 को चाहिए फिब ऑफ n माइनस 1, फिब ऑफ 2, वो हमें मिल जाएगा। फिब ऑफ n माइनस 1 विच इज 2, फिब ऑफ 2 विच इज 1, वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, दोबारा बोलता हूं एक सेकंड। फिब ऑफ 3 के लिए हमें चाहिए फिब ऑफ n माइनस 1 विच इज फिब ऑफ 2 विच इज 1, और हमें उसके साथ ऐड करना है फिब ऑफ n माइनस 2 विच इज फिब ऑफ 1 विच इज अगेन 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, तो रिटर्न हम यहां से क्या कर देंगे? 2। अब वो एक मसला अपनी जगह पे रह गया कि फिब ऑफ n माइनस 1 फिब ऑफ 2 किस तरह रिटर्न करेगा, उसको करके देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो फिब ऑफ 2 जब यहां पे आएगा तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो हम यहां पे आ जाएंगे, फिब ऑफ 2 क्या रिटर्न करेगा? फिब ऑफ n माइनस 1, तो फिब ऑफ 2 माइनस 1 विच इज 1, तो फिब ऑफ 1, फिब ऑफ 1 इज 1, तो यहां पे 1 आ जाएगा, प्लस फिब ऑफ 2 माइनस 2 विच इज फिब ऑफ 0 विच इज 0, तो 1 प्लस 0 इज 1, तो फिब ऑफ 2 क्या रिटर्न करेगा? 1। सही है, अब वापस जाए पीछे। हमने यहां से दो चीजें की थी, फिब ऑफ 3 के लिए हमें फिब ऑफ 2 चाहिए था और फिब ऑफ 1 चाहिए। अब फिब ऑफ 1 भेजेंगे, फिब ऑफ 1 को जब हम भेजेंगे तो फिब ऑफ 1 तो डायरेक्ट यहां पे हमें 1 रिटर्न कर देता है। ठीक है, वो तो आगे कैलकुलेशन करता ही नहीं है। तो यहां पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? 1। फिब ऑफ 1 ने 1 रिटर्न किया, फिब ऑफ 2 ने भी 1 रिटर्न किया, तो हमारे पास सम क्या हो गया? 2। तो फिब ऑफ 3 क्या रिटर्न करेगा? 2। ठीक है, इसको रन करते हैं एक मिनट। अभी हवा में कर रहा था ताकि थोड़ी सी हवा में करने की भी प्रैक्टिस हो। अभी इसको रन करते हैं। नजर आ रहा है जी? अच्छा देखें जी, कॉल की नहीं, थैंक यू। जी देखें, पहले हमने डिफाइन कर दिया, अब हम कॉल करेंगे। देखें फिब अभी तक हमारे पास एक फंक्शन है, गौर से देखें, फिब ऑफ 3 कॉल कर रहे हैं हमने फॉरवर्ड किया फिब ऑफ 3, ठीक है, n3 है, इफ के अंदर ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। हम आगे एल्स में। अब हम पहले कॉल करेंगे फिब ऑफ n माइनस 1, फिर हम कॉल करेंगे फिब ऑफ n माइनस 2। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि इनको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं ताकि जरा हमें समझने में आसानी हो जाए। हम इसको कह लेते हैं a, ठीक है, ये हमने पहले भी किया था, याद है? ठीक है जी, सिर्फ ये काम हमने किया ताकि दोनों अलग अलग हमें नजर आ जाए। एल्स में हम आए, अब हम पहले कैलकुलेट करेंगे फिब ऑफ n माइनस 1। ठीक है, n की क्या वैल्यू है? 3, 3 माइनस 1 इज 2। हम फिब ऑफ क्या कॉल करेंगे? फिब ऑफ 2। देखें फिब ऑफ 2 कॉल हो गया। सही है जी, अब पिछले वाले फिब को भूल जाए, फिब ऑफ 2 के साथ हमारा सिर्फ काम है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। एल्स में आ गए हम। a इज इक्वल टू फिब ऑफ n माइनस 1, n में क्या है?
हाँ ये देखें, गौर से देखें, ध्यान इधर रखेंगे। फिब में n में 3 नहीं है, n में 2 है, क्योंकि वो पिछले वाले फिब में था। इस वाले फिब के अंदर n की वैल्यू है 2, उसको छोड़ दें, उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। इस वक्त हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों फिब लग रहे हैं, दोनों n लग रहे हैं, लेकिन वो फिब अलग है, ये फिब अलग है, वो n अलग है, ये n अलग है। हम इस फिब में बैठे हैं, इसमें n की क्या वैल्यू है? क्लियर है सबको जी? अच्छा, अब हम कॉल करेंगे फिब ऑफ n माइनस 1, n इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, तो फिब ऑफ 1, ठीक है। हम वापस गए फिब के अंदर, फिब ऑफ 1, यहां पे कंडीशन ट्रू हो जाती है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू और फॉल्स। हम रिटर्न क्या करेंगे? 1। यहां से जो 1 वापस गया वो किधर जाएगा? कौन से वाले फिब के ए में जाएगा? इस दूसरे वाले फिब के, ठीक है जी। ये हम वापस गए तो देखिए दूसरे वाले फिब के अंदर ए के अंदर 1 आ गया, वो अभी तक इंतजार कर रहा है, उसको अभी तक वापस जवाब गया ही नहीं है, ठीक हो गया जी। अब बी के लिए फिब ऑफ n माइनस 2, n की क्या वैल्यू है? n की क्या वैल्यू है? 2। इस फिब में हम बैठे हैं, ध्यान रखेंगे कि हम पूरे, ये जो पूरा आपके पास यहाँ पे चीज बन रही है, ठीक है, वो लफ्ज मैंने इस्तेमाल करा, लेकिन यहाँ पे जो चीज आपके पास बन रही है, देखें एक, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, ठीक है। उसमें आप ये ख्याल रखना है, यहाँ पे तो हाईलाइट हुआ है, बाकायदा नजर आ रहा है, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि हम कौन से वाले फिब में। यहाँ पे अभी हम फिब ऑफ 2 में बैठे हुए हैं, और फिब ऑफ 2 के अंदर n की वैल्यू है 2। यहाँ पे भी हम कॉल करने वाले हैं n माइनस 2, विच इज 2 माइनस 2 इज 0, तो फिब ऑफ 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू और फॉल्स। हम क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न वैल्यू 0। ये वैल्यू कहां जाएगी? लाइन नंबर पहले बोले, कहां से आए थे हम? लाइन नंबर 7 से, पहले वाले फिब से या दूसरे वाले फिब से? दूसरे वाले फिब से। वापस हम गए, देखिए दूसरे वाले फिब में b इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या रिटर्न करेंगे? a प्लस बी, विच इज 1 प्लस 0, तो फिब ऑफ 2 इज 1। ये रिटर्न क्या करने लगा है? अभी यहां से 1 रिटर्न करने लगा है ना। ये कहां जाएगा अब? लाइन नंबर 6 पे। ये क्लियर है सबको जी? क्योंकि a इज इक्वल टू फिब ऑफ n माइनस 2 करके हम वहां से इधर पहुंचे थे, n माइनस 1 करके हम वहां से यहां आए थे। पहले वाले फिब से दूसरे वाले फिब में हम आए थे, a इज इक्वल टू फिब ऑफ n माइनस 1, ठीक है जी। अब हम वापस जाएंगे तो हम जाएंगे a के अंदर असाइन हो जाएगा, इस वाले फिब के अंदर a की वैल्यू असाइन हो जाएगी 1, ठीक है। और वहां पे जो लाइन नंबर 7 है, अब उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? n माइनस 2, n की क्या वैल्यू है? 3। अब 3 n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू 3, तो 3 माइनस 2 इज 1, फिब ऑफ 1 हम कॉल करेंगे। अब अगेन पहले एक फिब ऑफ 1 कॉल हुआ, तो थोड़ी देर पहले आपको याद होगा, एक फिब ऑफ 1 और फिब ऑफ 0 हमने कॉल किया था, लेकिन वो खत्म हो गए। अभी एक नई चीज है, फिब ऑफ 1, ये वैसे ही काम करेगा, क्या करेगा? इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू और फॉल्स। यहां से हम कहां जाएंगे? क्या रिटर्न करेंगे? 1, ठीक है, रिटर्न वैल्यू 1। ये कौन सी लाइन पे जाएगा? लाइन नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। और लाइन नंबर 7 कौन से फिब का? उस वाले या इस वाले? पहले वाले या दूसरे वाले? दूसरे से तो अब हम रिटर्न करने वाले हैं, तो वापस हम जाएंगे पहले वाले में, ठीक है। अब वो पहला जो दूसरा वाला था, वो पहला वाला दूसरा खत्म हो गया, अब ये दूसरा वाला दूसरा है। समझ आ रही बात की ना? यहां पे एक पहले एक दूसरा था ना, वो दूसरा तो खत्म हो गया था, उससे तो हम वापस चले गए थे। अब ये दूसरी दफा दूसरे की जगह पे एक आया हुआ है, तो ये दूसरा वाला दूसरा है। समझ आ रही है ना? अल्फाज में बोले तो कंफ्यूजिंग है, लेकिन समझ तो आ रही है ना कि पहले यहां पे एक चीज पड़ी हुई थी जिसको हम दूसरा कह रहे थे, वो खत्म हो गया है, अब एक और चीज आई है, उसको भी हम दूसरा ही कह रहे हैं। तो अब इससे हम वापस जाएंगे जो एक ही पहला है हमारे पास, उसके पास, ठीक है जी। यहां से हम वापस गए, कौन सी लाइन पे जाएंगे? लाइन नंबर 7, और b की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम पहले वाले से अब रिटर्न करने वाले हैं। रिटर्न वैल्यू क्या होगी? a प्लस बी, विच इज 2, तो फिब ऑफ 3 इज 2, सही है जी। तो अगेन जिस तरह स्क्वायर रूट में कहा था, इसको बार बार रन करके देखेंगे, ठीक है। आप लोगों ने भी देखा, कोई नया रूल हमने नहीं लगाया, वही पुराने रूल्स हैं, कोई नया उसूल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या है कि अब हमने पीसेस डिफरेंट तरीके से आपस में मिलाए हैं, सही है। पहले हम स्क्वायर रूट को क्या कह रहे थे कि स्क्वायर रूट जो है उसको हम नया गैस भिजवा रहे थे, अभी हम नया गैस नहीं भिजवा रहे, अभी हम दो अलग अलग फिब्स को कॉल कर रहे हैं और दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है उन दोनों को आपस में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसूल कोई भी नया नहीं है, एग्जीक्यूशन के उसूल वही है जो कि पहले से थे। कॉल एक्सप्रेशन है तो कॉल एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करो। कॉल एक्सप्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करते हैं? उसको इनपुट भिजवाओ, जो रिजल्ट आए उसको यहाँ पे लिखो, अगर साइन करना है साइन करो, जो कुछ भी करना है वो करो। क्लियर है जी? बात समझ आ रही है? ठीक है। अगेन इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे बार बार, ये ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, और इस वजह से मैंने बाकायदा इसकी मेरा ख्याल है ये तीसरी एग्जाम्पल अभी चल रही है जिसके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा जोर इसके ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके अक्सर प्रोग्रामिंग के जो मसाइल हैं वो इसी ज़रिए से हल किए जाते हैं, ठीक है जी। क्योंकि एक बहुत
जो एक सीमिंगली अजीबोगरीब सा प्रॉब्लम था हमारे पास कि देखें यहाँ पे हमारे पास एक अजीबोगरीब किस्म का सीक्वेंस था, उस सीक्वेंस को हमने इंतहाई सिंपली सॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन मौजूद थी कि फिब ऑफ n इज द सम ऑफ प्रीवियस टू फिब्स। सिंपल इस नॉलेज की वजह से हम लोगों ने इस पूरे सीक्वेंस को हल कर लिया। समझ आ रही बात कीजिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, तो इसको यहाँ पे भी रन करके देख लेते हैं ज़रा कि अगर हम कहते हैं फिब ऑफ 1 तो ये हमें कहता है 1, फिब ऑफ 0 0, फिब ऑफ -2 क्या करेगा? अजम्पशन हमारी है कि हमने माइनस को वैल्यू नहीं भेजनी, लेकिन अगर हमने भेज दी तो ये क्या करेगा? अकल नहीं लगाएंगे, अकल नहीं इस्तेमाल करेंगे। अभी जो कोड है, ऊपर कोड आपको नजर आ रहा है, अगर मैं इसको -2 भेजूं मुझे जवाब में क्या भेजेगा? -2 वापस भेजेगा, क्योंकि चेक ये लगा हुआ है कि इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 1 तो वही n वापस भेज दो। ये n लेस देन और इक्वल टू 1 है, हाँ है, यही वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ऑल्दो दिस इज नॉट द करेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ फिब, लेकिन हमारा कोड ये कह रहा है। ठीक है, लेकिन ये इस वजह से क्योंकि हमने उसकी अजम्पशन ब्रेक किया। वो कह रहा है कि भाई मुझे 0 से छोटा नंबर नहीं भेजोगे, अगर हमने उसको भेजा तो बस हमारा अपना कसूर है। ठीक है, लेकिन बहरहाल इसके साथ हमारा फिलहाल काम नहीं है। फिब ऑफ 4 इज 3, फिब ऑफ 3 अभी क्या कैलकुलेट किया था? 2, फिब ऑफ 5 इज 5, फिब ऑफ 6 इज, अच्छा वो हम क्या कह रहे थे? 34 से अगला हमने निकालना था। 8 क्या है? 21, 10 निकालते हैं, 55 और 55 के बाद 89 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये देखें कितनी तेजी से, अब बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। पहले एक एक करके आगे जा रहा था, अब चूंकि पिछले वालों का सम ये कर रहा है तो वो तेजी से ही इंक्रीज होता है। ठीक है जी, इस तरह फैक्टोरियल भी बड़ी तेजी से इंक्रीज होता है। यहाँ तक क्लियर है जी, कोई मसला तो नहीं है? अच्छा ये तो हम कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, फिब ऑफ 35 हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। जब हम नोटबुक में काम करते हैं तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोई चीज़ कितना टाइम ले रही है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? शुरू में लिखते हैं परसेंट टाइम स्पेस और आगे जो भी आपने कॉल लिखनी है आप बस वो लिख दें। तो ये परसेंट टाइम क्या करता है? आपको टाइम बताएगा, क्लॉक टाइम, सिस्टम टाइम, सीपीयू टाइम, सारा आपको बताएगा कि इसको एग्जीक्यूट होने में कितनी देर लगी। वो इस वजह से क्योंकि जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसको थोड़ी देर लगेगी, तो बजाय इसके कि हम एक घड़ी निकालते हैं और घड़ी पे देखते हैं कि कितनी देर इसको लग रही है, तो उसकी जगह पे हमने ये किया कि हमने परसेंट टाइम लगा दिया। तो ये जितनी भी देर रन करेगा, आप जाएं चाय शाय पिए वापस आएँ, तो ऐसा नहीं है कि ये पीछे खत्म हो गया तो आपको इसके सर पे बैठना पड़ेगा। आप इसको लगा दें, जब भी अपना काम खत्म करेगा तो ये आपको सारी स्टेटिस्टिक्स बाहर दे देगा कि सीपीयू टाइम जो है वो ये आपको थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम में पता चल जाएगा कि क्या है, लेकिन ये आप इस टाइम पे इसमें इंटरेस्टेड है कि वॉल टाइम जो है, वॉल टाइम का मतलब है कि जो हम जिसको टाइम कहते हैं, घड़ी पे जो टाइम नजर आता है, दैट टुक अप्रॉक्सीमेटली 14 सेकेंड्स। ठीक है, इसकी एग्जीक्यूशन में 14 सेकेंड्स लगे। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता हम उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं जो कि अब हमारा कंप्यूटर के ऊपर हमने लोड डाला है ना हमने कंप्यूटर के ऊपर 14 सेकंड लगे इसको एग्जीक्यूट करने में। अगर ये आपकी असाइनमेंट में होता तो 3 सेकंड के बाद टाइम आउट हो जाता, तो ये आपका असाइनमेंट का टेस्ट फेल हो जाता। ठीक है, क्योंकि दिस इज टेकिंग 14 सेकंड्स। और अगर मैं इसको यहाँ पे 36 कर दूं तो ये शायद काफी ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, अगर मैं इसको 30 कर दूं तो 2 सेकंड्स। देखिए कितना फर्क है 30 और 35 में। 30 इज टेकिंग 2 सेकंड्स एंड 35 इज टेकिंग 14 सेकंड्स। तो इसको जैसे जैसे आप अगर आप 40 करेंगे तो मेरा ख्याल है तकरीबन ये 14-15 मिनट्स लेता है फिर। ठीक है, समझ आ रही बात की? तो यहाँ पे आपको जो सिर्फ बताने की बात है वो 2 बातें हैं। नंबर 1 कि हमने फिब के अंदर जो डेफिनेशन की है, ऑल्दो इट इज वेरी क्लोज टू मैथमेटिकल डेफिनेशन, लेकिन ये स्लो है क्योंकि फिब ऑफ 30 कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है। ठीक है, या फिब ऑफ हमने पहले क्या किया था 35, तो फिब ऑफ 35 जो है वो इतना कोई बड़ा नंबर नहीं है। मतलब 35 अगर आपने सीक्वेंस की लेंथ निकालनी है तो वो इतना दूर नहीं है, लेकिन इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। समझ आ रही बात की? तो हम आसानी के लिए हमने क्या किया था कि जो मैथमेटिकल डेफिनेशन थी उसी को हमने एज इट इज कोड किया। ठीक है, ऐसे ही किया ना हमने, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन थी एज इट इज हमने उसको कोड किया, लेकिन हमें पता ये चला कि ये अब स्लो है। तो अब हम क्या करेंगे? अभी हमें कोई नया तरीका सोचना होगा थोड़ा सा। समझ आई बात की? 2 बातें आपको बतानी है। पहली बात यह है कि मैथमेटिकल डेफिनेशन को एज इट इज कोड में ट्रांसलेट करना हमारे लिए बड़ा आसान था। हमने 5 मिनट में अंदर वो कर लिया और 10 मिनट में हमने उसको समझ भी लिया। ठीक है, अगर हमें पहले से समझ आती थी तो हम बड़ी आसानी से ये काम कर लेते, आपके 5-10 सेकेंड लगते। लेकिन हमने अपना टाइम बचाया और कंप्यूटर का टाइम हमने क्या कर दिया? ज्यादा लगा दिया। और कंप्यूटर का टाइम खैर है, वो कंप्यूटर ऐसे फारग बैठा, उसका और कोई काम नहीं है, वो लगा रहे। लेकिन मसला ये है कि अगर हमने फिब ऑफ 40 निकालना है तो हमें पता लग रहा है कि इसको काफी देर लगेगी, और अगर हमने फिब ऑफ 100 निकालना है तो ये शायद कई साल बैठा रहेगा।
इस तरीके से फिब ऑफ 100 हम नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि देखें 30 पे क्या आ रहा था 2 सेकेंड, 35 पे आया अचानक 14 सेकेंड्स, तो 40 पे आ जाएगा आई डोंट नो 1.5 मिनट, ठीक है। 41 पे ये फिर उससे और ज्यादा हो जाएगा, समझ आ रही बात की। तो ये बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, इसको कहते हैं कि बहुत तेजी से ये इसका प्लॉट जो है ये यूं जा रहा है, ठीक है। प्लॉट इंशाल्लाह हम क्लास में किसी वक्त बनाएंगे कि ये कैसे इसका टाइम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इतना हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका टाइम बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। तो ये एक चीज आपको बतानी थी कि इसका हमें कोई इलाज निकालना पड़ेगा अभी, ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट अ गुड सोल्यूशन फॉर फिबोनाची जी। सीपीयू डिपेंडेंट है, लेकिन इतना तो हमें पता चल रहा है ना कि इस सीपीयू पे अगर ये इतना तेजी से इंक्रीज हो रहा है तो किसी और सीपीयू के ऊपर इंक्रीज तो इतना ही तेजी से होगा ना। हो सकता है कि वो शुरू में आधा सेकंड ले, अगर इससे डबल पावर का मैं सीपीयू ले लूं तो ये जिस काम में 1 सेकंड ले रहा है वो आधा सेकंड लेगा, लेकिन ये जिस काम में 14 सेकंड ले रहा है तो वो उसमें 7 लेगा। ये जिस काम में 10 साल ले रहा है वो 5 साल लेगा। तो 5 साल 10 साल से बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिबोनाची नंबर के लिए बड़े अच्छे नहीं है, समझ आ रही बात की। तो हार्डवेयर डिपेंडेंट है, लेकिन आमतौर पे जब ये चीज इतनी तेजी से ग्रो कर रही होती है तो आप बहुत तेजी से हार्डवेयर से बाहर निकल जाते हैं। ये बात समझ आइए जी, ठीक है। आप लोग का एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का पूरा कोर्स इस बात पे है कि ये चीज किस तरह इंक्रीज करी, कैसे कौन सा एल्गोरिथम कितना तेज काम करता है, वहां पे आप फिब के ऊपर वापस तफसील से आएंगे। लेकिन अभी इतना तो पता चल गया ना कि इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये एक बात बतानी मकसूद थी, दूसरा आपको ये परसेंट टाइम का शॉर्टकट बताना मकसूद था कि आप किसी भी चीज का अगर टाइम कैलकुलेट करना पड़ते हैं तो परसेंट टाइम स्पेस और बस आगे उसका वो लिख दें, जो भी आपने कॉल करनी है, जो भी एक्सप्रेशन लिखनी है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता परसेंट टाइम ऑफ 2 + 2, ठीक है, तो 10 माइक्रोसेकंड में इसने 2 + 2 कर दिया हमारे लिए, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली हम ये नहीं करना चाह रहे। अच्छा, आप ये काम करें, अगर आप लोग जब खुद ये कोड रन कर रहे हो तो फिब ऑफ 40 जरा कैलकुलेट करें, ठीक है। इसको परसेंट टाइम करके फिब ऑफ 40 कहें, देखें कितना टाइम लगता है, सही है जी। आप लोग को एक अंदाजा हो जाएगा कि फिब ऑफ 40 पे ये कितना टाइम लेता है, ठीक है। और अगर फिर आपका दिल ना फोटा उस वक्त तक तो फिर आप फिब ऑफ 50 भी कैलकुलेट करके देखें, ठीक है। फिब ऑफ 50 आई एम फेयरली श्योर के काम नहीं करेगा, उसकी एक और वजह है, ठीक है जी। लेकिन ये देखें कि फिब ऑफ 35 नंबर कितना बड़ा है, ठीक है, काफ़ी बड़ा नंबर है, 9 मिलियन जी। अगेन ये वॉल क्लॉक है, हो सकता है इस टाइम पे मेरा कोई और प्रोसेस जो है वो ज़्यादा काम कर रहा था तो इसको टाइम थोड़ा कम मिला है। अगेन इट्स अभी अगर मैं तीसरी दफ़ा फिब ऑफ 30 करूँ तो पहले कितना आया था, 1 पॉइंट समथिंग आया था, ठीक है, अभी 2 से पलट गया है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ केसेस। अगेन ये चीज़ जो है ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर्स में तफसील से पढ़ेंगे कि कभी ये कम ले रहा है कभी ज़्यादा ले रहा है। वो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें काम कर रही हैं, इसकी बारी कभी कम आती है कभी ज़्यादा आती है। जितनी दफ़ा बारी आएगी उतनी जल्दी अपना काम खत्म करेगा, ठीक है, क्लियर है जी। इससे ज़्यादा की फिलहाल हमें तफसील की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह आगे कोर्स में आ जाएगा आप लोगों को इस तफसील से। तो जो मसला था, ज़रा वापस मसले की तरफ आ जाए कि फिर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, हम ये चाहते हैं कि इसको हम जल्दी करें, ठीक है। तो जल्दी का एक इलाज अभी मैं आपको बताऊंगा, हम इस इलाज तक कैसे पहुंचे ये हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये इस कोर्स में शायद थोड़ा सा बाद में जाके आ जाए या नहीं होगा, तो आपके एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के कोर्स में तो आता ही है, लेकिन मैं डायरेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अभी आपको पहुंचाऊंगा, ठीक है। हमारे पास एक रीजनिंग है, एक लॉजिक है कि हम इस पॉइंट ए को एनालाइज करते हैं, मसला निकालते हैं और मसले को हल करते हैं तो हम पॉइंट बी पे पहुंचते हैं। लेकिन मैं ना वो मसला आपको बता रहा हूं ना उसको हल करने का तरीका बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको पॉइंट बी एक डिफरेंट सोल्यूशन बता रहा हूं, समझिए बात की जी, ठीक है। तो हमारे पास रास्ता है, आप इंशाल्लाह सीएस के कोर्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम एक और अल्टरनेटिव तरीका आपको एक नया एल्गोरिथम दे रहे हैं। जैसा स्क्वायर रूट में हमने कहा ना ये एक एल्गोरिथम है, इसको छोड़ दो, अब ये एक नया एल्गोरिथम है। उस तरीके से फिब का एक तरीका हमने देखा मैथमेटिकल डेफिनेशन से, अभी हम उसको छोड़ देंगे, अब एक नए तरीके से फिब को हल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वो कितना तेज है। समझिए बात की जी, समझ आ रही बात की, मतलब ये प्रॉब्लम तो आपको समझ आ गया ना कि ये स्लो है। इस प्रॉब्लम को एनालाइज करना कि क्यों स्लो है अभी हम नहीं देख रहे, ये इंशाल्लाह थोड़ा बाद में जाके आ जाएगा, ठीक है जी। अभी हम एक और अल्टरनेटिव तरीका करना चाह रहे हैं। पहले ये देखें कि हम सबसे पहली कंडीशन तो वही है, वो बात तो अपनी जगह पे साफ है कि अगर आपके पास n जो है, जो इनपुट फिब को हम भिजवा रहे हैं वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो फिर तो n वापस भेज दो, ठीक है। इसमें देखें जो नई बात देखने की है वो कोई ऐसी नई बात खास नहीं है, लेकिन पहले हम इस तरह लिख रहे थे। लेकिन अगर आपके पास इफ के कोलन के बाद आपने एक ही स्टेटमेंट लिखनी हो तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप उसको एक ही लाइन में लिख दें। ये बस शक्ल का फर्क है, इसके अंदर और कोई बात नहीं। अगर आपने इफ की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट लिखनी है ना तो आप उसको इफ के फौरन बाद भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको एक ऑल्टरनेटिव दिखाना मकसद था, वरना आप एग्जैक्टली आप इसको ऐसे भी लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर एग्जैक्टली इक्विवेलेंट, ठीक है। लेकिन सिर्फ जब आपकी बॉडी में एक चीज हो,
अगर एक ही स्टेटमेंट है तो फिर आप इसको पीछे ले जाएंगे और अब इसके बाद आप इंडेंट करके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी इंडेंट बॉडी को शो करता था और बॉडी आप लिख चुके ऊपर। क्लियर है जी? अच्छा, बस ये एक अलग से बात थी, इसका कोई ताल्लुक और किसी बात के साथ नहीं है। तो ये वाली कंडीशन तो हमारे पास किसको सेटिस्फाई कर रही है? ये जो दो पहली लाइनें हैं, ये दो लाइनें हमने सेटिस्फाई कर दी। अब हमने तीसरी वाली केस को करना है। ठीक है, तीसरा केस क्या है कि अगर आपको 2 या 2 से बड़ा कोई नंबर भेजा गया तो फिर आप क्या करोगे? आप पिछले दो नंबर्स का सम जो है वो रिटर्न करोगे। अब ध्यान से इधर देखें, अगर कुछ लिख रहे हैं तो लिखना छोड़ दें, इधर उधर देख रहे हैं तो देखना छोड़ दें, और ऊपर ध्यान दें। ठीक है, मोबाइलों को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए और ऊपर देखें, क्योंकि ये चीज़ जो है ये अचानक भाग जाएगी आपसे। सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन नहीं देखेंगे तो फिर समझ नहीं आएगी। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नंबर 1, असाइनमेंट ऑपरेटर आपको याद होगा, हमने कहा था a = 0, b = 1। क्या करता है असाइनमेंट ऑपरेटर? राइट साइड पे एक एक्सप्रेशन लेता है, उसको लेफ्ट साइड के वेरिएबल में डाल देता है। यही देखा था। ये पहले दो स्टेटमेंट्स आपको क्लियर हैं, a = 0, b = 1। एग्जैक्टली इसी चीज को आप शॉर्टकट करके इस तरह लिख सकते हैं कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट साइड पे आपसे दो चीजें लेगा और लेफ्ट साइड पे आपसे दो वेरिएबल लेगा। यहां पे पहली वाली को उठा के पहले वेरिएबल में डालेगा, दूसरी वाली को उठा के दूसरे वेरिएबल में डालेगा। क्लियर है जी? असाइनमेंट ऑपरेटर आपसे एक एक चीज भी ले सकता है, एक एक्सप्रेशन की को इवैल्यूएट करेगा, उसकी वैल्यू पहले वेरिएबल में डाल देगा, बस बात खत्म हो गई। या ये कर सकता है कि आपसे दो एक्सप्रेशंस लेगा कॉमा सेपरेटेड और दो वेरिएबल्स लेगा कॉमा सेपरेटेड, पहले वाली एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके उसका रिजल्ट पहले वेरिएबल में, दूसरी वाली एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके उसका रिजल्ट दूसरे वेरिएबल में। क्लियर है जी? मसला तो नहीं है। तो इसी चीज को a = 0, b = 1 को हम लिख सकते हैं a, b = 0, 1। तो 0 को ये लेगा, 0 को a में डालेगा, 1 को लेगा, 1 को b में डाल देगा। एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर पाइथन के अंदर थोड़ा सा इतना इंटेलिजेंट है कि अगर आप इसको कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल एक्सप्रेशंस दे दें और यहाँ पे मल्टीपल आप इसको वेरिएबल्स दे दें, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल के अंदर उन एक्सप्रेशंस की इवैल्यूएटेड वैल्यूज को डाल देता है। ये तो याद है ना? अगर आप यहाँ पे लिखें कि 0 + 1, तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज बिफोर, क्योंकि पहले 0 + 1 हम करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, जब 1 आ जाएगा तो इसको हम b में डालेंगे। ठीक हो गया जी? तो अगेन ये पहली चीज हमने एक सिंटैक्टिक फर्क देख लिया कि रिटर्न को आप ऊपर लिख सकते हैं, अगर एक स्टेटमेंट है तो आप ऊपर लिख सकते हैं, फाइन। दूसरी चीज कि आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर मल्टीपल आपसे वैल्यूज ले सकता है, मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर डाल सकता है। यहाँ पे हमने 2 लिखे, आप 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, a, b, c, d = 0, 1, 2, 3। ठीक है, सही है? तो अच्छा शेयर का है, मैंने कुछ तारीफ ही नहीं कर रहा जी, कुछ भी लगा सकते हैं, बस कॉमा के एक कॉमे और दूसरे कॉमे के आगे पीछे जो है आपके पास होनी चाहिए कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन। यहां पे आप ये भी कर सकते हैं कि लेट्स से फैक्टोरियल ऑफ 15, बस यहां जो कुछ भी लिखा हुआ है इवैल्यूएट होगा, इवैल्यूएट हमें करना आता है। जब वो इवैल्यूएट हो जाएगा, कोई वैल्यू आएगी, वैल्यू जाएगी उस कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल के अंदर। ठीक है जी, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ऑब्वियसली वैलिड कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? कोई मसला तो नहीं आता। अच्छा, अभी आगे हम करना चाह रहे हैं, देखें, याद रखें, याद करें बल्कि कि हमारे पास डेफिनेशन क्या थी कि आपके पास, इधर तवज्जो दें, अच्छा तवज्जो दें और से, आपके पास 0 के अंदर अगर आपको 0 का फिबोनाची कॉल किया जाता है तो आप क्या रिटर्न में भेजते हैं? 1 का फिबोनाची कॉल किया जाता है तो क्या भेजते हैं? 2 का भेजते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, लेकिन जब 2 की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि पिछले 2 का सम, अब यूं बोलेंगे, ठीक है? 3 का भेजते हैं तो पिछले 2 का सम, 4 में भेजते हैं तो पिछले 2 का सम। ठीक हो गया? अच्छा, अब थोड़ी देर यहां पे रुके, हम इस नीचे वाले डब्बे को देखें, सबको नजर आ रहा है? हम पहले क्या करना चाह रहे हैं? हम पहले बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची नंबर को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, नंबर सीक्वेंस का फर्क याद है? अगर मैं फिबोनाची ऑफ 3 कहता हूं तो कोई एक नंबर मुझे वापस मिलेगा। अगर मैं कहता हूं फिबोनाची सीक्वेंस लिखें तो आप शुरू से शुरू हो जाएंगे, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8। सही है? तो अभी हम फिबोनाची सीक्वेंस बनाना चाह रहे हैं। सही है? तो कैसे हम बनाएंगे? 0 और 1 तो हमारे पास पहले से क्लियर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 वेरिएबल लिए, एक को हमने कह दिया a, एक को हमने कह दिया b। a की क्या वैल्यू है अभी? 0, b की क्या वैल्यू है? 1। हमने 2 क्यों लिए, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हमने 2 वेरिएबल लिए, एक के अंदर 0 डाल दिया, एक के अंदर 1 डाल दिया। अब अगला जब हम सीक्वेंस बनाएंगे तो हम किस तरीके से बनाएंगे? एक कॉमा लगाएंगे। ठीक है, अब यहां पे हम क्या 2 चीजें ऐड करना चाहते हैं? 0 और 1। लेकिन 0 और 1 हमारे पास a और b में पड़े हैं ना, तो हम अब जो उसूल अपना बनाएंगे, देखें रेपिटेशन जो हम कर रहे हैं, रेपिटेशन हम क्या कर रहे हैं? रेपिटेशन लास्ट लेक्चर याद है ना? हम ये करना चाहते हैं कि कौन सी चीज रिपीट हो रही है और कौन सी चीज चेंज हो रही है। तो अब हम वो चीज निकालना चाह रहे हैं जो रिपीट हो रही है। हम अभी क्या करना चाहते हैं? हम पिछले ए और बी की वैल्यू को लेंगे और उनको ऐड करेंगे और यहां पे रिजल्ट लिख देंगे। अगेन रिपीट हम क्या कर रहे हैं कि अभी इस वक्त जो ए और बी की जो वैल्यू है
उन दोनों को लेंगे, उनको ऐड करेंगे, यहां लिख देंगे। सही है? क्या वैल्यू आएगी? 0 + 1 इज इक्वल टू 1। 1 हमने यहां पे लिख दिया। ठीक है, क्लियर है जी? अब हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि ए को हम नई वैल्यू असाइन करेंगे, ये वाली, और बी को हम नई वैल्यू असाइन करेंगे, ये वाली। जो अभी हमने नई वैल्यू बनाई है वो हम बी को दे देंगे, और पिछली जो हमारे पास आखिरी वैल्यू थी वो अब हमारी पिछली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, गौर से देखें दोबारा, यहां पे देखें, मैं बोलता जाता हूं और साथ साथ वो भी करता हूं। हमने सबसे पहले क्या काम किया, हमने सीक्वेंस में अगला नंबर फाइंड आउट करना है क्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए और बी की एग्जिस्टिंग वैल्यूज को ऐड कर देंगे। 0 + 1 इज इक्वल टू 1, वो 1 हमने यहां पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ए और बी पिछली दो वैल्यूज थी, अभी हम बी को कहेंगे कि आप अब ये नई वैल्यू ले लो। ठीक है, और ए को आप कहेंगे कि जो आप पिछली वाली वैल्यू देख रहे थे उसको छोड़ दो और ये वाली नई वैल्यू ले लो। तो ए और बी को हमने बेसिकली क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया आगे। एक दफा दोबारा देखें, जो चीज हम रिपीट कर रहे हैं वो क्या है, देखें, इस चीज को हम 2-3 दफा करेंगे तो अभी देखें। ए और बी की एग्जिस्टिंग वैल्यूज को लो, दोनों को ऐड करो, जो रिजल्ट आए वो यहां पे लिख लो। ठीक है, बी की नई वैल्यू वो होगी जो कि अभी हमने कैलकुलेट की है, और ए की नई वैल्यू वो होगी जो बी की पुरानी वैल्यू थी। बी की पुरानी वैल्यू कौन सी है? 1। बी की नई वैल्यू कौन सी है? 1। ए की पुरानी वैल्यू क्या है? ए की अब नई वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, एक रिपीटिशन और करता हूं, फिर देखें उसके बाद। ठीक है जी, उसको भी छोड़ें, वो भी नहीं देख रहे, हम नीचे देखें, ऊपर ना देखें, अभी ऊपर भी नहीं देखें, पहले नीचे देखें फिर वापस आते हैं ऊपर। ठीक है, नीचे देखें अभी सिर्फ। अब अगेन चूंकि रेपिटेशन है, हम यही काम दोबारा करेंगे अब। ठीक है, दोबारा एक दफा और करेंगे। क्या करना था हमने, ए और बी की जो करंट वैल्यू है उन दोनों को लें, दोनों का सम यहां पे लिखें। ठीक है, और उसके बाद क्या करें, बी को वो वैल्यू दे दें और ए को बी की वैल्यू पिछली दे दें। ठीक है, एक दफा फिर, ए और बी की एग्जिस्टिंग वैल्यू लें, उन दोनों का सम करें, सॉरी 3, उसको बी की नई वैल्यू कर दें, और जो बी की पुरानी वैल्यू थी उसको ए की नई वैल्यू कर दें। ठीक है, अब ऊपर आ जाए, एक नया वेरिएबल हम बना रहे हैं n, इसके अंदर हम रख रहे हैं ए और बी का सम, दोनों का सम लें। ठीक है, ए की जो नई वैल्यू है वो बी की पुरानी वैल्यू है, और बी की जो नई वैल्यू है वो अभी जो हमने कैलकुलेट किया वो है। सही है जी, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, दोबारा एक दफा देखें, मैं करता हूं एक दफा दोबारा। अभी हम यहाँ पे अगला सीक्वेंस कैलकुलेट करने वाले, हम यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि जी अगली हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अगली वैल्यू क्या होगी, a + b, तो n के अंदर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, a के अंदर क्या वैल्यू चली जाएगी, 3। ठीक है, और b के अंदर क्या चला जाएगा, n की वैल्यू क्या है, 5, यानी कि, तो हम सीक्वेंस बना रहे हैं ना। अब देखिए, इस तरीके से हम चलते जाएंगे तो सीक्वेंस बनता जाएगा। सही है, लेकिन हमने सीक्वेंस नहीं बनाना, हमें चाहिए क्या था, हमें फिबोनाची नंबर चाहिए, सीक्वेंस हमें चाहिए ही नहीं। सीक्वेंस तो हम बना रहे थे, हमने बना लिए, ठीक है, अच्छी बात है, सीक्वेंस बन गया, ये क्लियर है जी, मसला तो नहीं है। इशू ये है कि फिबोनाची सीक्वेंस तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो नंबर चाहिए था। लेकिन अब बात आसान होगी कि अगर आपके पास सीक्वेंस हो तो आप यहां से गिनती शुरू कर दें और जिस नंबर तक आप पहुंच जाएं, ठीक है, उस नंबर वाला जो आपके पास वैल्यू होगी वो वापस भेज दें बस। जब आपके पास सीक्वेंस है तो हम क्या कर रहे थे, गिन रहे थे ना, दिस इज फिबोनाची ऑफ 0, दिस इज फिबोनाची ऑफ 1, दिस इज फिबोनाची ऑफ 2, दिस इज फिबोनाची ऑफ 3, दिस इज फिबोनाची ऑफ 4, दिस इज फिबोनाची ऑफ 5। ठीक है, तो गिनती करते आए। फर्ज करें हमने कैलकुलेट करना था फिबोनाची ऑफ 4, तो हम क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। तो अगर हमने फिबोनाची ऑफ 4 कैलकुलेट करना है और 4 दफा हम आगे आएंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, 3 पे पहुंचेंगे। लेकिन 3 को कौन पॉइंट कर रहा होगा, ए। तो अगर ये रेपिटेशन हम 4 दफा रन करेंगे तो हमारे पास ए के अंदर फिबोनाची ऑफ 4 पड़ा होगा। अगर ये रेपिटेशन हम 5 दफा रन करेंगे तो फिबोनाची ऑफ इस ए के अंदर हमारे पास फिबोनाची ऑफ 5 पड़ा होगा। दोबारा देखें इसको, मैं दोबारा चलाऊंगा, दोबारा देखें गौर से।
फिबोनाची ऑफ 3 हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है जी, सही है। ऊपर देखें गौर से, फिबोनाची ऑफ क्या कैलकुलेट करना है हमने, 3 हमने कैलकुलेट करना है, सही है जी। अब देखें सबसे पहले हम आए इस ऊपर वाली लाइन को भी हमने नहीं डिस्कस किया, अच्छा ये अगर नहीं समझ आई तो खैर है, ये भी हमने नहीं डिस्कस किया हुआ, हम नीचे बॉडी को देख रहे हैं अभी। हम सबसे पहले हमने कहा n इज इक्वल टू a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा 1, a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू n, तो a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू n से क्या हो जाएगा, दोनों में 1 1 आ गया। फिर वापस गए, फिबोनाची ऑफ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एक दफा हमने रेपिटेशन रन कर ली है, ठीक है। अब दोबारा रन करते हैं दूसरी दफा, कॉमा यहां पे आ जाएगा 2, सही है जी, 2 दफा रन हो गया। अब एक दफा और रन करेंगे, अब क्या आएगा 3, सही है। जब फिबोनाची ऑफ 3 कैलकुलेट करना था तो 3 दफा रन करने से हम कहां पहुंचे, एक ऐसी जगह पे हम पहुंच गए जहां पे हमारे पास फिबोनाची ऑफ 3 जो है वो a में पड़ा हुआ है, b के अंदर 3 तो आ गया हमारे पास, लेकिन चलो खैर है, पढ़ रहे हैं, मैं कुछ कहता नहीं है। फिबोनाची ऑफ 3 कहां पड़ा हुआ है, a में। फिबोनाची ऑफ 0, फिबोनाची ऑफ 1, फिबोनाची ऑफ 2, फिबोनाची ऑफ 3, फिबोनाची ऑफ 3 कहां पे पड़ा होगा, 3 में, जब हमने 3 दफा रन किया, ठीक है। तो हमें अगर नंबर n भेजा गया है तो हमने कितनी दफा ये रेपिटेशन रन करनी होगी, n दफा। अगर n भेजा गया है तो n दफा, 3 भेजा गया है तो 3 दफा, 4 भेजा गया है तो 4 दफा, 5 भेजा गया है तो 5 दफा, सही है जी। अब ये बताएं कि रेपिटेशन हमें किसी खास नंबर ऑफ टाइम्स रन करनी आती है जी, रेंज से हम रन करते हैं ना, फॉर में हमें पता होता है ना कि इतनी दफा हमने रन करना है, और वो हम कैसे कहते हैं, फॉर आई इन रेंज 1, n+1, ताकि ये n पे जाके रुके, वो +1 तो एक्स्ट्रा है ना वैसे ही साथ, समझिए बात की। हमने रेपिटेशन करनी है, क्या करनी है वो यहां पे हमें समझ आ गई, लेकिन इशू ये कि रेपिटेशन कितनी दफा करें, तो कितनी दफा हमने यहां पे इसको एनालाइज करके निकाला कि भाई जब हम इसको उतनी दफा रन करते हैं जो नंबर हमें भेजा गया है, तो हमारे पास आखिर में a के अंदर वो फिबोनाची नंबर पड़ा होता है, ठीक है जी, समझिए बात की। दोबारा देखें इसको, हमने अगर फिबोनाची ऑफ 4 अगर रन करना है, मैं दोबारा शुरू से चलाऊंगा, खैर है थोड़ा सा तामुल करें, जिनको समझ आ गई वो बर्दाश्त करें थोड़ा सा। हम क्या करना चाहते हैं, हम आए यहां पे, ये लूप रन होगा कितनी दफा, फिबोनाची ऑफ 4 हमने कॉल किया है, कितनी दफा रन होगा, देखिए रेंज ऑफ 1, यहां पे क्या लिखा हुआ आएगा, यहां पे 5 लिखा हुआ आएगा ना, तो ये कितनी दफा रन होगा, 4 दफा, 1 2 3 4, 5 से पहले रुक जाएगा, 4 दफा अब हमारी रेपिटेशन रन होगी। अब ध्यान रखना है आप लोगों ने कि हम 4 दफा ही इसको रन करें, ठीक है जी। देखें सबसे पहले हम आए, हम क्या करेंगे, n के अंदर इन दोनों का सम रखेंगे 1, a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू n+1, सॉरी n, सही हो गया, n हमारा नया नंबर है, क्लियर है जी। अच्छा मेरा ख्याल है वैसे अगर हम इसको इस तरह लिख लें कि ये चीज हो गई हमारे पास n, ठीक है, तो a इज इक्वल टू b, तो a यहां पे आ गया, और b इज इक्वल टू n, तो b यहां पे आ गया, सही है। अच्छा दोबारा रेपिटेशन एक दफा और रन करेंगे, कितनी दफा रन हो गई रेपिटेशन, अभी कितनी दफा रन हो चुकी है, एक दफा रन हो चुकी है। अच्छा अब हम करेंगे 0, 1, 1, अब हमारे पास क्या आएगा, ये है हमारे पास n, हमने क्या कर दिया, b इज इक्वल टू n, a इज इक्वल टू a, ठीक है जी। अच्छा कितनी दफा रन हो गई है, अच्छा फिर क्या आएगा 3, कितनी दफा रन हो गई, 3 दफा रन हो गई है, एक दफा रहती है। अब करेंगे क्या आएगा, सही है। जब हमने 4 दफा रन कर लिया तो रिजल्ट हमारा किस में पड़ा हुआ है, a में, तो हम रिटर्न यहां से क्या कर देंगे, क्योंकि a में हमारे पास वैल्यू कंप्यूटेड पड़ी है ना, b के अंदर एक एक्स्ट्रा वैल्यू पड़ी है, लेकिन वो पड़ी रहे, हमें क्या कह रही है, क्लियर है जी। अच्छा इसको रन करते हैं, ठीक है, ये चीज ऑब्वियसली हम रन नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कुछ है नहीं, ठीक है, ये तो हम ऐसे ही समझ रहे थे। तो हमने यहाँ पे फिब की डेफिनेशन बनाई, अब हम जाके इसको रन करते हैं, फिब ऑफ 4 इज 3, फिब ऑफ 5 इज, फिब ऑफ 12 इज 144, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी वो सही कैलकुलेट करके दे रहा है। जी 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 जी, ये क्यों किया है, ये क्यों किया है, देखें यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन में बैठे हुए थे, 4 दफा हमने रेपिटेशन रन कर ली, हमारे पास ये सीक्वेंस बना हुआ है, a की अपनी एक वैल्यू है, b की अपनी वैल्यू है, यहाँ तक क्लियर है जी, ठीक है। मसला ये है कि हमने सीक्वेंस नहीं कैलकुलेट करना था, हमने तो फिबोनाची ऑफ 4 भेजना था वापस, तो फिबोनाची ऑफ 4 हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, a में पड़ा हुआ है, हमें नजर आ रहा है यहाँ पे नीचे,
तो चूंकि बाहर से जिसने हमें कॉल किया था उसको सीक्वेंस तो चाहिए ही नहीं, सीक्वेंस हमने अपनी वर्किंग बनाई है कि हम इस मसले को हल करने के लिए पहले सीक्वेंस बनाएंगे और सीक्वेंस से फिर हम वो वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो जब हमें पता चल गया कि सीक्वेंस बन गया है और इसके अंदर अब ए के अंदर हमारा एक्चुअली फिब ऑफ 4 पड़ा हुआ है, तो बाहर वाले को तो फिब ऑफ 4 चाहिए ना, उसको तो हमने फिब ऑफ 4 भिजवाना है, पूरा सीक्वेंस तो हमने भिजवाना ही नहीं है सिरे से। क्लियर है जी? हाँ, लेकिन फिबोनाची ऑफ 5 हमें नहीं चाहिए। वो है सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिबोनाची ऑफ 5 हमें चाहिए नहीं, हमें फिबोनाची ऑफ 4 चाहिए। क्लियर है जी? अच्छा देखें, इसको हमने किया, अब इसको हम रन करते हैं फिबोनाची ऑफ 30। ठीक है, कितना 35 हमने किया था ना, जो 14 सेकंड्स ले रहा था। परसेंट टाइम दिस टेक्स 21 माइक्रो सेकंड्स। जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्क है। 14 सेकंड्स का फर्क नहीं है ज़मीन आसमान में, लेकिन काफ़ी फर्क है। ठीक है, कहाँ 14 सेकंड्स और कहाँ पे 21 माइक्रो सेकंड्स। आधे सेकंड क्या होंगे, 1/4 सेकंड से भी ये कम है। तो देखें, एल्गोरिथम चेंज करने से, कंप्यूट हम वही चीज़ कर रहे हैं, एल्गोरिथम चेंज करने से कितना बड़ा फर्क पड़ा कि अगर आपके न्यूक्लियर रिएक्टर ने अगेन 14 सेकंड्स अगर आप इंतजार करेंगे तो फट जाएगा, तो 21 माइक्रो सेकंड्स में भी फट जाएगा वो, लेकिन बहरहाल देयर इज अ चांस एटलीस्ट। ठीक है जी, मतलब उसको नैनो सेकंड में जाना पड़ेगा ना आपको, थोड़ा सा ज़रा और इसको अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप फिबोनाची कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर है जी, ये बात समझ आइए। तो ये क्यों अच्छा है, वो क्यों बुरा है, ये आप लोग मैं कोशिश करूंगा कि इस कोर्स में हम कहीं पे कवर कर लें। इंटरेस्टिंग एग्जांपल है काफ़ी, वो मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है काफ़ी, लेकिन चूंकि टिपिकली हमें और काफ़ी कॉन्सेप्ट्स करने होते हैं, तो अगर उसकी बारी आ गई तो हम डिस्कस करेंगे, नहीं हुआ तो आप लोग एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में तो इंशाल्लाह करेंगे ही करेंगे। ठीक है, कि ये क्यों तेज़ है, वो इतना क्यों स्लो है, आखिर ऐसी क्या हमने इसको गोली मारी है कि जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा अचानक तेज़ हो गया, या वो इतना स्लो क्यों है, उसको क्या बला पड़ रही है। ठीक है जी, क्लियर है जी, बात कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, एक आखिरी चीज़ यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये जो हमने खिचड़ी बनाई हुई है, इसकी हमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, लेट्स से अगला वाला अगर हमने कंप्यूट करना है तो हम क्या कहते हैं कि अगला वैल्यू कंप्यूट करो। ठीक है, अगली वैल्यू क्या जाएगी, इसको अगर आप बाकी पिछला वाला सारा कॉन्सेप्ट छोड़ दें और ये देखें, हम ये कहना चाहते हैं ए को 5 दे दो और बी को क्या दे दो, 5 और 3 का सम दे दो। ठीक है, तो इस सारी चीज को हटाएं और यहां पे क्या लिखें, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ें, आप यहां पे लिखें a कॉमा बी इज इक्वल टू, ए के अंदर क्या नई वैल्यू हम डालेंगे, b। ठीक है, और b के अंदर क्या नई वैल्यू डालेंगे, a प्लस बी। क्लियर है जी, समझिए बात की, दोबारा बताता हूं। यहां पे क्या लिखा हुआ था देखें, सॉरी, यहां पे लिखा हुआ है कि n के अंदर पहले a प्लस बी डालो, फिर a के अंदर b डालो, फिर b के अंदर n डालो। तो ये चीज कोड देख के हमें इतना क्लियर नहीं हो रहा कि ये क्या है, जबकि अगर हम इस चीज को देखते हैं तो हमें बड़ा क्लियर नहीं नजर आ रहा है कि a को हम क्या कर रहे हैं, a को हम b की वैल्यू दे रहे हैं और b को हम नई वैल्यू क्या दे रहे हैं, a और b का सम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऊपर हमने a कॉमा b इक्वल टू 0,1 किया था, उसमें क्या मतलब था कि a के अंदर 0 डाल दो, b के अंदर 1 डाल दो। तो यही चीज हम यहाँ पे कहते हैं कि a के अंदर क्या वैल्यू डालो, जो b की वैल्यू थी, 0 नहीं, जो b की पुरानी जो भी वैल्यू थी, और b के अंदर क्या वैल्यू डालो, a प्लस बी। ठीक है, तो जरा आप इस चीज को जरा गौर से समझें। यहां पे क्या होगा कि पाइथन इसको इवैल्यूएट किस तरीके से करता है, देखें, b की ये वैल्यू लेगा, अपने पास रख लेगा। ठीक है, गौर से देखें, इसने भी a को असाइन नहीं किया, ये वैल्यू b की वैल्यू इसने ली, अपने पास रख ली, फिर आया इसने a प्लस बी की वैल्यू ली, इनको अपने पास रख लिया। अब ये दो वैल्यूज हो गई इसके पास, इन दो वैल्यूज को ले गया, वहां जाके इसने देखा कितने वेरिएबल है, a और b। पहले वेरिएबल में इसने पहले वैल्यू डाल दी, दूसरे वेरिएबल में दूसरी वैल्यू डाल दी। क्लियर है जी, इसको देखें, अगर इसी चीज को हम इस तरीके से लिख लेते गलती से यहाँ पे कि हम पहले b इज इक्वल टू n कर लेते और फिर a इज इक्वल टू b करते, तो फिर क्या होता मसला, देखें, रन करके देखेंगे। यहां पे हम आए, अगली आइटरेशन चला लेते हैं, n इज इक्वल टू a प्लस बी, क्या आ गया 8। ठीक है, b इज इक्वल टू n, b में क्या आ गया 8। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अब a इज इक्वल टू b के अंदर क्या पड़ा हुआ है 8। तो यहां पे मैं लिख नहीं सकता, लेकिन ऐसे करके साथ लिख देता हूं कि a के अंदर क्या आ गया, बजाय इसके कि 5 आता, a के अंदर आ गया, दोनों के अंदर 8 आ गया। क्यों, क्योंकि हमने b के अंदर वैल्यू डाली 8 और फिर हमने कहा कि a की वैल्यू भी वही हो जो कि b की हो, तो इन दोनों को ऊपर नीचे करने से फर्क पड़ रहा है ना फर्क। ठीक है, अगर आप पहले a को असाइन करते हैं वैल्यू और फिर b को असाइन करते हैं तो इससे फर्क पड़ता है पहले b को असाइन करने और फिर a को असाइन करने से। ठीक है, इसको बाकायदा एग्जीक्यूट करके देखेंगे, सही है जी।
लेकिन अगर यही काम आप यहाँ पे इस तरीके से करते हैं तो एक तो ये क्लियर है, हमें समझने में आसानी हो रही है, दूसरा इसके अंदर वो एम्बिग्विटी नहीं है, क्योंकि पहले आप ए लेते हैं, ए प्लस बी लेते हैं, जब दोनों वैल्यूज आ जाती हैं आपके पास, 5 और 8 आ गए आपके पास, अब आप इनको ले जाते हैं, एक ए को दे देते हैं, एक बी को दे देते हैं। क्लियर है जी? ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है जी? तो इस जगह पे जो हमने नए कॉन्सेप्ट देखे हैं वो क्या देखे हैं? एक रिटर्न को हम ऊपर वाली स्टेटमेंट, ऊपर वाली लाइन पे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम ए कॉमा बी करके इसको दो अलग अलग वेरिएबल्स को एक ही असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए से असाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि रेपिटेशन में कौन सी चीज एज इट इज आ रही है और कौन सी चीज चेंज हो रही है। तो चेंज क्या चीज हो रही है आपके पास? ए और बी इसके अंदर चेंज हो रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास हम कहां से जा रहे हैं? 1 2 3 4, ठीक है। और वो हमने फॉर आई इन रेंज 1,n+1 से ले लिया, ठीक है जी? क्लियर है? मसला तो नहीं जी? कोई सवाल हो तो पूछें। ये आप लोग की रीडिंग असाइनमेंट है। ये रीडिंग असाइनमेंट्स में बोलूं या ना बोलूं, यहाँ पे जब आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये सेट है, ठीक है। नोटबुक्स में जब ये आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये सेट है। ये PEP 8 है, ये स्टाइल गाइड है, ये सारी समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे आपको ये पता चलेगा कि कोड की शक्ल सही किस तरीके से करते हैं, कहाँ पे इंडेंट देना चाहिए, कहाँ पे स्पेस देना चाहिए, कितने स्पेसेस देना चाहिए, प्लस अगर आपने लिखना है तो आगे पीछे स्पेस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिनसे इंटरप्रेटर को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन पाइथन जिस बंदे ने लिखी है लैंग्वेज, उस बंदे ने कहा है कि पाइथन का कोड आप लोग ऐसे करें, ठीक है। तो एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो पाइथन कोड इस तरीके से करती है, प्लस के आगे पीछे स्पेस लगाते हैं लोग, ठीक है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो सारी दुनिया को पता चलेगा कि आपने PEP नहीं पढ़ी हुई, और PEP नहीं पढ़ी हुई का मतलब है कि आप प्रोफेशनली प्रोग्रामिंग नहीं कर चुके हैं। समझ आ रही बात की? तो फर्क कोई नहीं पड़ता उससे, लेकिन आपके इंप्रेशन से आपका कोड कोई और जो पढ़ता है उसको कितनी आसानी होती है, इस पर बहुत फर्क पड़ता है। समझ आ रही बात की? तो ये पढ़ें और इसको कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें, ठीक है। अगेन दीज आर गाइडलाइंस, इससे इंटरप्रेटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका कोड जब कोई बंदा पढ़ेगा तो उसको क्लियरली पता चलेगा कि आप लोगों ने PEP पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, ठीक है जी? कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।